एक लोकप्रिय कपड़ा शिल्प निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए. तेलंगाना, बी. ओडिशा, सी. कर्नाटक, डी. छत्तीसगढ़। उत्तर बी. प्रसंग। ओडिशा के 5 उत्पादों को हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची में रखा गया है। बरामपुर पाटा ओडिशा के बरामपुर का एक घी उत्पाद है, जिसे लोकप्रिय रूप से भारत का रेशम शहर कहा जाता है। बरामपुर पाटा या फोडा कुंभा साड़ियाँ बरामपुरी पट्टा के रूप में लोकप्रिय हैं और अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी लोकप्रिय हैं। इस उत्पाद के ताने और बाने दोनों पूर्णतः शुद्ध रेशम से बने होते हैं। इसकी विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें पुरुषों के लिए एक समान जोड़ा शामिल है। इसे 200 साल पुरानी पारंपरिक ओडिशा बुनाई तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। इन उत्पादों की खासियत यह है कि इनके अगले और पिछले हिस्से एक जैसे होते हैं और इन्हें दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन उत्पादों के आंचल और मुख्य भाग दोनों में डिजाइन सरल हैं। इसके किनारे पर कुंभ जैसी आकृतियां हैं, जैसा कि मंदिरों में बॉर्डर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो नुकीले सिरे के साथ बिल्कुल स्पष्टतया परिलक्षित हैं। यह इन उत्पादों की एकमात्र विशिष्टता है, जो बरामपुरी फोड़ा कुंभ डिजाइन के रूप में लोकप्रिय है। विवाह में ये साड़ियाँ दुल्हनों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वैधानिक निकाय है जो केवल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है। 2. न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य है। 3. यह आवेदनों या अपीलों का निपटान उसके दाखिल होने के 1 वर्ष के भीतर पूरा करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. केवल 1, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी. प्रसंग। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने एफएसआई रिपोर्ट पर द हिंदू के लेख के बाद पखरौ टाइगर सफारी परियोजना के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध पेड़ों की कटाई के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और राहत देने सहित पर्यावरण संरक्षण तथा वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान, और व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए मुआवजा के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। यह बहुविषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है। न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। न्यायाधिकरण के फैसले पक्षों पर बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं, क्योंकि इसमें निहित शक्तियां सिविल कोर्ट के समान ही हैं। पर्यावरणीय मामलों में न्यायाधिक का समर्पित क्षेत्राधिकार त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में मदद करता है। न्यायाधिकरण को आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करना अनिवार्य है। नई दिल्ली न्यायाधिकरण की बैठक का प्रमुख स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई न्यायाधिकरण की बैठक के अन्य 4 स्थान हैं।
मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैब कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैब कार्यक्रम यूएनईपी का सबसे पुराना अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। 2. बायोस्फीयर रिजर्व के लिए दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ष 2022 में मनाया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। 3 नवंबर 2022 को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल सभी क्षेत्रों के सहयोग से बायोस्फीयर रिजर्व के लिए यूनेस्को मुख्यालय में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस आयोजित होगा। यह मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैब कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ पर द्विवार्षिक उत्सव के समापन को भी चिन्हित करेगा। वर्ष 1971 में शुरू किया गया द मैन एंड द बायोस्फीयर मैब कार्यक्रम यूनेस्को का सबसे पुराना अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम यूनेस्को और मैब की वैश्विक जैव विविधता एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यह मानव आजीविका में सुधार लाने और प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को जोड़ती है। यह आर्थिक विकास के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य वार्षिक आधार पर आधुनिक जीवन के लिए सतत विकास के दृष्टिकोण पर आह्वान करना है तथा इस संबंध में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR अपनी अग्रणी एवं अनुकरणीय भूमिका निभा सकता है। मैप कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने वाली साइटों का एक गतिशील और इंटरैक्टिव नेटवर्क है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह प्रक्रिया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर शुरू होती है जिसमें संबंधित सरकार किसी विशेष समुदाय को जोड़ने या बाहर करने की मांग करती है। 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस प्रस्ताव को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इसकी मंजूरी के लिए भेजता है। 3. इस संदर्भ में अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी करने के साथ होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर बी। संदर्भ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में पहाड़ी जातीय समूह को शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें समावेश या बहिष्करण की प्रक्रिया किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर शुरू होती है जिसमें संबंधित सरकार या प्रशासक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची से किसी विशेष समुदाय को जोड़ने या बाहर करने की मांग करता है। जनजातीय मामलों का केंद्रीय मंत्रालय प्रस्ताव को मंजूरी के लिए NCST को भेजता है। एक बार जब NCST और भारत के महापंजीयक के कार्यालय उक्त को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे अंतिम रूप प्रदान करता है।
अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करने पर निर्भर करता है, जिसमें अनुच्छेद 342 में निहित शक्तियों के तहत परिवर्तनों को निर्दिष्ट किया गया है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति सूची में किसी समुदाय का समावेश या बहिष्करण तभी प्रभावी होता है जब संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, यह स्थापित करने के लिए कि क्या कोई समुदाय अनुसूचित जनजाति है। वर्तमान में निम्नलिखित मानदंड शामिल हैं: नृवंश विज्ञान संबंधी लक्षण, पारंपरिक विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन। पनामा हेरोनरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित बगुलों हेरॉन की विभिन्न प्रजातियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी केरल, डी कर्नाटक। उत्तर सी। संदर्भ: केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड (KSBB) और पनामाराम ग्राम पंचायत के प्रयासों के कारण मालाबार क्षेत्र में बगुले की विभिन्न प्रजातियों का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल पनामारमा हेरोनरी एक नया पट्टा पाने के लिए तैयार है। केरल में स्थित पनामारमा हेरोनरी सबसे बड़े मिश्रित प्रजातियों के हेरोनरी में से एक है और यह इन जल पक्षियों की 9 प्रजातियों के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। पनामारमा नदी कबानी नदी की एक सहायक नदी है। पनामारमा नदी पर रेत के किनारे पर बनी हेरोनरी जलपक्षियों का प्रजनन स्थल है। यह स्थान विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जलपक्षियों के लिए एक स्वर्ग है, जिसमें ब्लैक हेडेड इबिस, पर्पल हेरॉन, लार्ज एग्रेट, मीडियन एग्रेट, लिटिल एग्रेट, पोन्ड हेरॉन, नाइट हेरॉन और लिटिल कॉर्मोरेंट शामिल हैं। केरल राज्य में यह एकमात्र स्थान भी है जहां मवेशी बगुले प्रजनन करते हैं। हेरोनरी मुख्य रूप से बांस के पेड़ों से और अन्य वनस्पतियों से आच्छादित है, लेकिन अवैध रेत खनन के कारण बांस के पेड़ों का विनाश इनके आवास के लिए खतरा है। बगुले लंबे पैर तथा लंबी गर्दन वाले मीठे पानी वाल्व एवं तटीय पक्षी हैं और IUCN सूची में लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्णित हैं।